एक एफआईआर, कई विवादित बयान, पार्टी से कार्रवाई की आशंका, जान से मारने की धमकियों का दावा और कैमरे के सामने बेबाक अंदाज। नमस्कार, मेरा नाम है राज माहौर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। बीजेपी नेता नाजिया इलाही खान अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर और लगातार उठ रहे विवादों के बीच न्यूज वॉच इंडिया के स्टूडियो पहुंची। पॉडकास्ट में उनसे तीखे सवाल पूछे गए और जवाब उससे भी ज्यादा तीखे मिले। और जिनको ऐसा लगता है कि मुझे मुसलमान नाम चेंज कर देना चाहिए, मुझे अब मुस्लिम में नहीं रहना चाहिए, सोचना नहीं है कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान, बस फांसी की सज़ा सुनानी है। जिन्ना के साथ मिल करके इन लोगों ने भारत से पाकिस्तान बनवाया था। कभी उन्होंने अपने ही समुदाय की कुरीतियों पर सवाल उठाए, कभी धार्मिक कट्टरता पर हमला बोला, कभी मुस्लिम युवाओं को सरकारी और निजी संस्थानों में रोजगार देने पर अस्थायी रोक लगाने जैसी अत्यंत विवादित मांग दोहराई, तो कभी अपने आलोचकों को अदालत जाने की चुनौती दे डाली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अपराध के लिए पूरे समुदाय को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी धर्म या समुदाय के करोड़ों लोगों पर सामूहिक टिप्पणी करना उचित है? और क्या नाजिया इलाही खान व्यवस्था के भीतर सुधार की आवाज उठा रही हैं या उनके बयान सामाजिक विभाजन को और गहरा कर रहे हैं? सुनिए इस रिपोर्ट में। हैदराबाद जाइएगा, चार मीनार के पास बोर्ड लगे होते हैं कि हलाला सेंटर है यहाँ पर। ये हलाला सेंटर्स में असल में क्या होता है? ये तो बहुत ही अश्लील काम है। न्यूज वॉच इंडिया के पॉडकास्ट में नाजिया इलाही खान से पहला सवाल यही था कि आखिर वे बार बार अपने ही समुदाय को लेकर इतनी कठोर बयानबाजी क्यों करती हैं। इसके जवाब में नाजिया ने कहा कि वह इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। उनका दावा था कि जब किसी अपराध, धार्मिक कुरीत या महिला उत्पीड़न से जुड़े मामले पर उन्हें बहस के लिए बुलाया जाता है, तब वे अपनी समझ के अनुसार सच बोलती हैं। 2-3 घटनाएं सामने आई जिसमें हिंदू बलात्कारी नजर आए। मैंने उन पर भी कहा कि फांसी की सजा दो। 5 फरवरी 2012 की मैं बात बता रही हूँ, जब मुसलमान बलात्कारी नासिर खान खादिर खान के साथ 4 हिंदू लड़कों को अरेस्ट किया गया, तो 2012 में मेरी उम्र बहुत कम थी और आज तक 2012 से 2026 तक मैं कह रही हूँ कि सबको फांसी दो, फॉरगेट अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम। बलात्कार करने वाली की सिर्फ एक ही सजा होनी चाहिए और वो है फांसी। नाजिया ने कहा कि किसी अपराधी को केवल इसलिए बचाया नहीं जा सकता क्योंकि वह किसी खास समुदाय से आता है। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म की आड़ में अपराध करने वाले व्यक्ति की आलोचना करना किसी धर्म का विरोध नहीं माना जाना चाहिए। यहाँ तक उनका तर्क स्पष्ट दिखाई देता है, अपराधी का समर्थन नहीं होना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से आता हो। लेकिन इसके बाद उनकी बात व्यक्तिगत अपराध से आगे बढ़कर एक पूरे समुदाय पर सामूहिक टिप्पणी तक पहुंच गई और वहीं से विवाद खड़ा हो गया। अपराध को धर्म की आड़ में नहीं छिपाया जा सकता। कट्टरता और धार्मिक कृतियों पर खुलकर बोलूंगी, धमकियों से पीछे नहीं हटूंगी। पार्टी कार्रवाई करेगी तो स्वीकार करूंगी। आलोचकों को अदालत जाने की चुनौती, रोजगार संबंधी बयान पर कायम रहूंगी। इंटरव्यू का सबसे विवादित हिस्सा उस समय सामने आया जब नाजिया से मुस्लिम समुदाय के लोगों को कुछ समय के लिए सरकारी और संवेदनशील संस्थानों में नौकरी न दिए जाने वाले उनके बयान पर सवाल पूछा गया। नाजिया ने कुछ आपराधिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों का उल्लेख करते हुए अपने पुराने बयान का बचाव किया। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है। टीसीएस का मामला, विप्रो का मामला, जिम जिहाद का मामला, झांगुर पीर का मामला, कितने मामले मैं आपको गिनाऊं? अल-फलाह यूनिवर्सिटी, डॉक्टरों का मामला, महाराष्ट्र में ना जाने कितने डॉक्टर हैं जो आईएसआई के एजेंट निकले, कितने टीचर हैं जो आईएसआई के एजेंट निकल रहे हैं। एक हमारे सीआईएसएफ के ऑफिसर थे, ऑपरेशन सिंदूर में पता चला कि उन्होंने अपने सुपीरियर ऑफिसर को झूठ बोल करके पाकिस्तान की लड़की से शादी कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें पता चला ना, सीआईएसएफ का ऑफिसर था, मुनीर नाम था। तो अब बताइए कि ऐसे सिचुएशन देखते हुए क्या अभी 2-3 साल के लिए रोका नहीं जा सकता? देखिए, जो चेयर पे बैठे हैं उनको तो हटाया नहीं जा सकता, लेकिन आगे जो एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है उसको कंट्रोल तो किया जा सकता है। आफ्टर ऑल देश के रक्षा सुरक्षा का सवाल है। क्या कुछ आरोपियों या अपराधियों के कारण करोड़ों निर्दोष नागरिकों के रोजगार
और संवैधानिक अधिकारों पर प्रश्न उठाया जा सकता है। भारत में अपराध की जिम्मेदारी व्यक्ति की होती है, किसी पूरे धर्म, जाति या समुदाय की नहीं। किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई सबूत और कानून के आधार पर होनी चाहिए, केवल उनके नाम या धार्मिक पहचान के आधार पर नहीं। यही सवाल इंटरव्यू के दौरान भी उनसे पूछा गया कि यदि ऐसी नीति लागू हुई तो उनके अपने रिश्तेदार और निर्दोष मुसलमान युवा भी केवल नाम के कारण प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन नाजिया अपने बयान से पीछे नहीं हटी। बात ये भी है ना कि जैसे कि आपके जो खुद के रिलेटिव्स हैं या फिर आपके जो सगे संबंधी हैं, क्या ऐसा नहीं होगा कि मुस्लिम नाम होने की वजह से उनको भी कहीं नौकरी में परेशानी होगी, हो सकती है? तब भी क्या आपका यही कहना रहेगा? यही हाँ, मेरा आपके यही शब्द कहना रहेंगे? रहेगा। और जिनको ऐसा लगता है कि मुझे मुसलमान नाम चेंज कर देना चाहिए, मुझे अब मुस्लिम में नहीं रहना चाहिए, वो मेरे ऊपर टीका टिप्पणियाँ ना करें। वो देश की न्यायपालिका जाएं, देश की न्यायपालिका को जा कर के कहें कि भाई नाजिया को अब मुसलमान नहीं रहना चाहिए, वहाँ जिरह करें। नाजिया इलाही खान ने दावा किया कि उन्हें लगातार सोशल मीडिया पर गालियां, जान से मारने की धमकियां और हिंसक हमलों की चेतावनी मिलती है। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को उनके धार्मिक विचारों, पूजा पद्धति, रुद्राक्ष पहनने या स्वयं को सनातनी बताने पर आपत्ति है तो वह सोशल मीडिया पर धमकी देने की बजाय कानूनी रास्ता अपनाए। उन्होंने अपने आलोचकों को अदालत में जाने और उसके विरुद्ध याचिका दायर करने की खुली चुनौती दी। नाजिया का कहना था कि धमकियां, अपमानजनक वीडियो, तस्वीरों से छेड़छाड़ या निजी जीवन पर हमले उन्हें बोलने से नहीं रोक सकते। हालांकि उनके द्वारा बताए गए धमकियों और आतंकी साजिशों संबंधी दावों की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि जरूरी है। किसी महिला या सार्वजनिक व्यक्ति को धमकी देना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना अथवा हिंसा की बात करना किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकता। लेकिन धमकी मिलने का अर्थ ये नहीं है कि किसी पूरे समुदाय के बारे में सामूहिक अपमानजनक या बिना प्रमाण के आरोप उचित हो जाते हैं। यहाँ कुछ सवाल बनते हैं। क्या नाजिया इलाही खान की आलोचना तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। क्या उन्हें धमकी देना उचित है? बिल्कुल नहीं। क्या उनके विवादित बयानों की कानूनी और सामाजिक समीक्षा होनी चाहिए? निश्चित रूप से होनी चाहिए, लेकिन फैसला सोशल मीडिया की भीड़ नहीं, कानून और प्रमाण करेंगे। पॉडकास्ट में उस पत्र का भी उल्लेख हुआ जिसके बारे में कहा गया कि कुछ पूर्व अधिकारियों और सामाजिक हस्तियों ने पार्टी नेतृत्व को नाजिया के बयानों के संबंध में लिखा है। जब उनसे पूछा कि यदि पार्टी उनके विरुद्ध कार्रवाई करती है तो उनका अगला कदम क्या होगा, नाजिया ने कहा कि विवादित बयान पार्टी के निर्देश पर नहीं बल्कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से दिया था। उन्होंने साफ कहा कि यदि पार्टी उन्हें निलंबित करती है या सार्वजनिक मंचों से दूर रहने को कहती है तो वे पार्टी का फैसला स्वीकार करेंगी। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया कि पार्टी से अलग होने के बाद वे और अधिक खुलकर बोल सकती हैं। यह बयान भी अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सवाल उठता है कि क्या नाजिया के बयान पार्टी की विचारधारा का हिस्सा हैं या पूरी तरह उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक और वैचारिक लाइन। इसका स्पष्ट उत्तर संबंधित राजनीतिक दलों को ही देना होगा। इंटरव्यू में बहस केवल राजनीतिक और धर्म तक सीमित नहीं रही। नाजिया इलाही खान से उनके निजी रिश्ते, कथित विवाह विवाद और उनके खिलाफ सामने आए निजी आरोप पर भी सवाल हुए। उन्होंने कहा कि रिश्ते बनना और टूटना निजी विषय है, लेकिन किसी महिला के बारे में अपमानजनक और अश्लील भाषा का इस्तेमाल स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यहां भी स्पष्ट कर दें कि निजी विवाद से जुड़े आरोप और प्रत्यारोप न्यायिक प्रक्रिया का विषय है। किसी भी पक्ष के दावे को अदालत के निर्णय से पहले अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। पॉडकास्ट में अभिनेता आमिर खान के निजी जीवन को लेकर भी नाजिया ने कई टिप्पणियां की। उन्होंने अभिनेता की अंतरधार्मिक शादियों पर प्रश्न उठाए और धर्म परिवर्तन से जुड़ी अपनी राय रखी। लेकिन किसी सार्वजनिक व्यक्ति के निजी संबंधों पर चर्चा करते समय तथ्य, निजता और मर्यादा तीनों का ध्यान रखना आवश्यक है। किससे शादी करनी है, कौन सा धर्म अपनाना है या किस धर्म में बने रहना है, यह किसी भी वयस्क नागरिक का व्यक्तिगत निर्णय है, बशर्ते उसमें दबाव, धोखा या कोई अपराध शामिल ना हो। लव जिहाद जैसे शब्द
राजनीतिक और सामाजिक बहस का हिस्सा रहे हैं, लेकिन किसी भी विशेष मामले में अपराध का निष्कर्ष केवल जांच और प्रमाण के आधार पर ही निकल सकता है। सिर्फ अलग अलग धर्मों के दो वयस्कों की शादी को अपने आप अपराध या षड्यंत्र नहीं कहा जा सकता। इस इंटरव्यू में उठे बड़े सवाल: क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कोई सीमा है? क्या व्यक्ति के अपराध का दोष पूरे समुदाय पर लगाया जा सकता है? क्या धार्मिक सुधार की आलोचना और सामूहिक नफरत अलग है? क्या राजनीतिक दल नाजिया के बयानों से सहमत है? धमकियों के दावों पर जांच कब होगी? क्या सोशल मीडिया बहस को नफरत में बदल रहा है? लेंसकार्ट के एक शोरूम में कर्मचारियों को तिलक लगाने से जुड़े पुराने विवाद पर भी नाजिया ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पहले कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा था और जवाब ना मिलने पर शोरूम जाकर नीति के बारे में सवाल किया। उनका कहना था कि वे केवल 2 लोगों के साथ गई थी और किसी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। उन्होंने धार्मिक पहचान के आधार पर कर्मचारियों के साथ कथित भेदभाव का आरोप लगाया। हालांकि किसी निजी कंपनी की वास्तविक नीति क्या थी, उसमें धार्मिक प्रतीकों को लेकर समान नियम थे या नहीं, और वहां मौजूद कर्मचारियों की सहमति क्या थी, इन प्रश्नों का उत्तर संबंधित दस्तावेजों, कंपनी के आधिकारिक पक्ष और उपलब्ध रिकॉर्ड से ही तय किया जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान जरूरी है, लेकिन किसी कर्मचारी पर उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई धार्मिक चिन्ह लगाना भी उचित नहीं माना जा सकता। इसलिए इस मामले का मूल्यांकन भावनाओं से नहीं, तथ्य और सहमति के आधार पर होना चाहिए। नाज़िया इलाही खान ने खुद को मुस्लिम बताते हुए सनातनी विचारों से प्रभावित होने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि वे पूजा करती हैं, रुद्राक्ष पहनती हैं, शाकाहारी और वीगन जीवन शैली का पालन करती हैं और अपनी धार्मिक आस्था का चुनाव करना उनका संवैधानिक अधिकार है। इस बात से शायद किसी को ही आपत्ति होनी चाहिए। भारत में प्रत्येक नागरिक को अपनी आस्था मानने, बदलने, ना मानने या अलग अलग आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़ने का अधिकार है। नाज़िया मुसलमान रहते हुए पूजा करें, रुद्राक्ष पहने, स्वयं को सनातनी कहें, यह उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। लेकिन यही स्वतंत्रता दूसरे नागरिकों को भी प्राप्त है। अर्थात नाज़िया की धार्मिक स्वतंत्रता जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही किसी दूसरे व्यक्ति की धार्मिक पहचान और सम्मान भी। इंटरव्यू के अंतिम हिस्से में नाज़िया ने धार्मिक जुलूसों में हथियारों के प्रदर्शन, हिंसा, कट्टरता और कथित धर्मांतरण के मामलों पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि यदि किसी हिंदू धार्मिक आयोजन में भी हिंसा या रक्तपात दिखाई देगा तो वह उसका भी विरोध करेंगी। यह बात महत्वपूर्ण है। कानून का पैमाना सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए। यदि किसी मुहर्रम जुलूस में हथियार का अवैध प्रदर्शन गलत है, तो किसी दूसरे धार्मिक जुलूस में वही कार्य सही नहीं हो सकता। यदि किसी धर्म के नाम पर धमकी गलत है, तो दूसरे धर्म के नाम पर दी गई धमकी भी उचित नहीं है, वे भी गलत है। धर्म कोई भी हो, हिंसा, बलात्कार, हत्या, जबरन धर्मांतरण, धमकी और नफरत का समर्थन नहीं किया जा सकता। इस पूरे पॉडकास्ट को 3 हिस्सों में समझना जरूरी है। पहला, नाज़िया इलाही खान का अधिकार। उन्हें किसी धार्मिक प्रथा, मौलवी, राजनीतिक नेता, अभिनेता या सामाजिक व्यवस्था की आलोचना करने का अधिकार है। धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं पर बहस भी लोकतांत्रिक समाज का हिस्सा है। दूसरा, उनके बयानों की जिम्मेदारी। जब कोई सार्वजनिक व्यक्ति करोड़ों लोगों के समुदाय को एक ही तराजू पर रखता है, रोजगार रोकने की बात करता है या कुछ अपराधियों के आधार पर पूरी पहचान को संदिग्ध बताता है, तो उसके सामाजिक परिणाम होते हैं। तीसरा, आलोचकों की सीमा। नाज़िया की बातों से असहमति हो सकती है, उनका विरोध किया जा सकता है, उनके खिलाफ कानूनी शिकायत भी की जा सकती है, लेकिन उन्हें जान से मारने की धमकी देना, अश्लील गालियां देना या हिंसा की बात करना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। लोकतंत्र में जवाब का मुकाबला जवाब से होता है, तर्क का मुकाबला तर्क से और अपराध का फैसला अदालत से, हिंसा से नहीं। न्यूज वॉच इंडिया के इस पॉडकास्ट में नाज़िया इलाही खान ने अपनी बात बेबाकी से रखी। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज FIR पर प्रतिक्रिया दी, आलोचकों को अदालत जाने की चुनौती दी, पार्टी की संभावित कार्रवाई पर अपना रुख स्पष्ट किया, निजी आरोपों का जवाब दिया और धार्मिक तथा राजनीतिक मुद्दों पर कई विवादित टिप्पणियां की। लेकिन इस बात ने जवाबों से ज्यादा सवाल छोड़े। क्या कुरीतियों पर सवाल उठाना जरूरी है?
हाँ, क्या अपराधी को धर्म के नाम पर बचाया जा सकता है? नहीं। क्या किसी अपराधी के कारण पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा करना उचित है? बिल्कुल नहीं। क्या नाजिया के खिलाफ धमकी और अभद्र भाषा स्वीकार है? कभी नहीं। नाज़ा इलाही खान की बातों से सहमति हो सकती है, असहमति भी हो सकती है, लेकिन फैसला तथ्यों, कानून और मर्यादा के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि कैमरे के सामने कही गई हर बात केवल एक बयान नहीं होती, यह समाज में संदेश भी भेजती है और सार्वजनिक जीवन में शब्दों की स्वतंत्रता के साथ उसकी जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। आप नाज़ा इलाही खान के बयानों को बेबाक सच मानते हैं या सामाजिक विभाजन बढ़ाने वाली बयानबाजी? अपनी राय मर्यादित शब्दों में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।